भी वगैरह समझना है ना तो पहले 6 से 8th की साइंस वाली बुक अच्छे से पढ़ लो। पहले भी कभी बोला होगा, 6 से 8th की साइंस की बुक जो है ना बहुत अच्छी किताब है वो, और आपको सारे फंडामेंटल्स दे देती है। अब तो एनसीईआरटी हल्की हो गई है, क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए लिखी नहीं जाती, एनसीईआरटी 11th 12th के लिए लिखी जाती। तो अब हम सिखाने के चक्कर में चीजें हल्की किए जा रहे हैं। अन्यथा पहले की जो साइंस वगैरह की एनसीईआरटी तो काफी अच्छी थी, लेकिन अभी भी 6 और 8th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। उसे लेकिन जो भी पार्ट है उसके पढ़ लो, है ना, नहीं तो फिर भार द्रव्यमान घनत्व तो यही पढ़ाते रह जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ देख लो, जैसे आकाश गंगा मिल्की वे में क्या अंतर है, मंदाकिनी क्या होती है। तो चलो हम पढ़ते जाएंगे, बीच बीच में बताते जाएंगे। आकाश गंगा जो है वह देखो, जैसे जब बस 5 मिनट टाइम लेंगे बमुश्किलन, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। जब यहाँ पर बिग बैंग होता है, अब कैसे होता है क्यों होता है वो देखेंगे कभी। जब बिग बैंग होता है तो इसी के बाद विशेष प्रक्रियाओं में यहाँ पर मूल कण और उनके एंटी कण आदि का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी में हिग्स बोसन या गॉट पार्टिकल आता है, राइट। तो उसी के बाद यहाँ पर गैसेस बनती हैं और बहुत सारे पार्टिकल बनते हैं। उन्हीं पार्टिकल्स को हम धूल कहते हैं। धूल और गैसें आ जाती हैं, इन्हीं से फिर तारे बनते हैं। जब तारे बनते हैं तो तारों के साथ भी गैसें प्लस धूल और धूल कण वगैरह क्या होते हैं, बने रहते हैं। जैसे अपनी धरती पे हम धूल कण देखते हैं, वो धूल कण क्या है, वो मिनरल्स के ही कण है ना, राइट। चट्टानों के टूटे हुए भाग है, मिनरल्स के कण हैं। तो इसी तरह जो कुछ भी आप चट्टाने वगैरह यहाँ देख रहे हैं वो सब अंतरिक्ष में भी मौजूद हैं, वो सब अंतरिक्ष में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जब तारे प्लस धूल प्लस गैस जब ये ग्रेविटी के अंदर बंधे रहते हैं तो इस सिस्टम को कहा जाता है आकाश गंगा। ये है गैलेक्सी। तो गैलेक्सी कुछ और नहीं है, तारे धूल और गैसों का कहा जाए कि सिस्टम है, तंत्र है, जो ग्रेविटी के अधीन बने रहते हैं। उन्हें गैलेक्सी या आकाश गंगा कहते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मंदाकिनी। ये जिसमें सूर्य है उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। और उस मंदाकिनी का जितना भाग हम पृथ्वी से देख पाते हैं, अर्थ से देख पाते हैं, उसे कहा जाता है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मिल्की वे, दुग्ध मेखला, कुछ लोग इसे ऐरावत पथ भी कहते हैं, राइट। तो आकाश गंगा जेनरिक टर्म है, मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा है जिसमें हमारा सूर्य रह रहा है, और उसका जितना भाग हम पृथ्वी से देख पाते हैं वो क्या है, मिल्की वे। ठीक है ना। चलो आज हम पहले अपने टॉपिक की तरफ चलें, फिर धीरे धीरे हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। आज का टॉपिक है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हाँ बोले, सॉरी, तारामंडल। तारामंडल का मतलब है कई तारों का समूह जो विशेष प्रकार की आकृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उनको कॉन्स्टलेशन, तारामंडल, या कभी कभी उन्हीं को नक्षत्र भी कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है ना। चलो क्लास के बाद देख लेना, बात कर लेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखो यूपीएससी ना तारे वगैरह से बहुत ज्यादा नहीं पूछती, जो करंट से रिलेटेड है उसी पे आपसे पूछेगी। ओके, बाकी चीजों को क्लास के बाद कहीं डिस्कस कर लेंगे, या मैं साइंस वाले सर से बात कर लूंगा, वो शायद आपको पढ़ा दे, है ना। साइंस खत्म हो गई है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, टेंशन मत लो, सब समझ जाओगे, चिंता मत करो। एक बार मेरा सिलेबस पूरा हो जाए तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा तारों की, दिन में तारे दिखा देंगे, बड़ा मत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें परिभाषा देखनी है पहले। परिभाषा सीमित रूप में हम पृष्ठभूमि देखेंगे, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। फिर मुख्य सिद्धांत,
मुख्य सिद्धांत, फिर इसके बाद समर्थन में दिए गए साक्ष्य, समर्थन में दिए गए साक्ष्य, फिर आलोचना, और फिर मूल्यांकन। तो यहां पर इतने पार्ट इसके हैं। टीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर साक्ष्य और आलोचना मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज से कहीं भी पीटी में कुछ पूछा जा सकता है। तो ये परिभाषा, पृष्ठभूमि, मुख्य सिद्धांत या सिद्धांत का मुख्य भाग या मुख्य पक्ष जो होगा, और फिर समर्थन में दिए गए साक्ष्य, आलोचना और मूल्यांकन, इतनी चीजें यहां पर हैं। क्लियर? देख लिया? अब यहां से थोड़ा हम समझें चीजों को। देखो, किसी भी हर एक सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभ में जब चेतना का स्तर कम होता है, तो तब उस वक्त हमेशा एक विचारधारा आती है जिसे हम दैववादी विचारधारा कहते हैं, कि जो कुछ भी निर्मित हुआ है किसी अज्ञात शक्ति ने निर्मित किया है और उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसी तरह जब प्रारंभ में यूरोप भी इसी तरह के दौरों से गुजरा है, तो हमेशा देखो दो ही चीजों की चुनौती है, मैं कौन हूं और दूसरी चीज कहां। हु एम आई एंड वेयर एम आई। भारतीय सभ्यता में टेंशन नहीं थी, हु एम आई, अहम ब्रह्मास्मि है ना, सीधा वहां पे कॉन्सेप्ट था। और हमें अभी किसी को नहीं पता है कि जो ब्रह्मांड है उसका आकार क्या है, छोर कहाँ है, लेकिन भारतीय परंपरा में पता है कि ब्रह्मांड का आकार क्या है। तो यही दो चीज है, कौन हूं और कहाँ हूं। इसी की जब तलाश शुरू होती है तो उसमें कहाँ हूं वाली बात यहां लागू होती है। प्रारंभ में जितने भी विचारक थे, विद्वान थे, वो ये मानते थे कि आज जितने भी हमें महाद्वीप महासागर पता हैं, वो हमेशा से वहीं पे थे जहां आज हैं। अर्थात महाद्वीप महासागर जहां आज हैं वहां कल भी थे और वहां कल भी रहेंगे। उनके स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, राइट। लेकिन जानते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ न कुछ लगातार सोचते रहते हैं, थॉट प्रोसेस में रहते हैं। और इन्हीं में से कुछ विद्वान थे, जैसे प्रारंभिक नामों में देखें तो आर्टेलियस है, आर्टेलियस, फ्रांसिस बेकन है, पेलेग्रिनी है, स्नाइडर हैं और टेलर हैं। तो इन लोगों ने जब विश्व के मैप को देखा तो सबसे पहले आर्टेलियस ने यह बताया कि अगर हम अफ्रीका के तटीय क्षेत्र और इसके तटीय क्षेत्र को देखें तो इनकी तट रेखाओं में आश्चर्यजनक समानता है और इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। यही नहीं, उसने यहाँ के पर्वत और यहाँ के पर्वतों को भी आपस में जोड़े जाने की बात कही। तो आर्टेलियस ने अपनी बात कही, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा उसने काम नहीं किया। उसके बाद फ्रांसिस बेकन ने यहां पर काम किया और फ्रांसिस बेकन ने इसको थोड़ा और विस्तार से बताया। और उसके बाद पेलेग्रिनी साहब ने इनको आपस में मिला करके एक मानचित्र भी निर्मित कर दिया। और उसके बाद स्नाइडर पहला व्यक्ति था जिसने महाद्वीपों के विस्थापन द्वारा कुछ बातें स्पष्ट करने की कोशिश की। और स्नाइडर के बाद टेलर महोदय ने महाद्वीपों के विस्थापन द्वारा विश्व के विभिन्न पर्वतों के उत्पत्ति की व्याख्या की। ये सब लोग ये मान रहे हैं कि महाद्वीप मूव कर सकते हैं,
लेकिन इनका बड़ा तार्किक विश्लेषण नहीं है। सर्वाधिक तार्किक विश्लेषण देने का श्रेय सन 1912 में एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, अल्फ्रेड वेगनर साहब। वो संपूर्ण विश्व में अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रक्रिया में जब वो यूरोप के ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में गए, आर्कटिक के पास वाले इन क्षेत्रों में गए, तो यहां पर इन्होंने कोयले के साक्ष्य पाए। इनको यहां पर कोयला मिला। कोयला जो निर्मित होता है यह प्रायः उष्ण कटिबंध में निर्मित होता है, जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है और उस वर्षा के सहारे बड़े वृक्षों, काष्ठयुक्त वृक्षों का निर्माण, काष्ठयुक्त वृक्षों की उत्पत्ति होती है। और जब यही वृक्ष दरार आदि के सहारे भूमि में दब जाते हैं तो कालांतर में इन्हीं से कोयले का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि यूरोप के इन उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में ऐसी वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां की जलवायु ही ऐसी नहीं है जो कोयले के लिए उत्तरदायी वनस्पतियों को उत्पन्न कर सके। अर्थात यहां कोयले के लिए उत्तरदायी वनस्पतियों की उपस्थिति की कोई संभावना नहीं, तब भी यहां कोयले का पाया जाना। दूसरी चीज, जब भारत जैसे क्षेत्रों में उन्होंने अध्ययन किया तो इनको प्रायद्वीपीय भारत में उड़ीसा से लेकर के नीचे तक ऐसे साक्ष्य मिले, ऐसी चट्टानें मिली जो कि हिमनदों के द्वारा बनी होंगी। हिमनद बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पुंज होते हैं, बर्फ की बड़ी मात्रा होती है जो ढाल के सहारे गुरुत्व के अधीन मंद रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं, नीचे की ओर आते हैं। और जब ये नीचे की ओर आते हैं तो चट्टानों आदि को जब ये मूव करते हैं तो इससे चट्टानें वगैरह टूटती हैं, ये उनका मलबा ले लेते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। जब वो पर्वतों से नीचे की तरफ आते हैं मलबा लेकर, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ये पिघलने लगते हैं और लास्ट में जब ये पिघल जाते हैं तो ये अपने साथ जो मलबा लाए हैं वह मलबा छोड़ देते हैं। और यह प्रक्रिया जब कई बार दोहराई जाती है तो जो अवसाद इन्होंने छोड़े हैं, जो मलबा छोड़ा है, वह परतों में जमा होता है और एक विशेष प्रकार की चट्टान का निर्माण करता है जिसे टिलाइट कहा जाता है। क्योंकि जो ये मलबा लाते हैं उसे टिल कहा जाता है और उससे जो चट्टान बनती है उसे टिलाइट कहा जाता है। तो यहां पर भारत के प्रायद्वीपीय भाग में टिलाइट चट्टानें मिली जो केवल हिमनदों द्वारा बन सकती हैं। और जबकि भारत के प्रायद्वीपीय भाग की जो वर्तमान में स्थित है, और उस वक्त भी जब वो देख रहे थे तब यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पे तो बर्फ जमती नहीं है, अनाईमुडी पे वहां बर्फ जमती नहीं है। तो यहां पर हिमनद के साक्ष्य कैसे आए? इसी तरह उन्होंने जब सारे साक्ष्य देखे तो उन्होंने दो संभावनाओं पर विचार किया। एक संभावना पर विचार यह किया कि मान लो यह शीत कटिबंध है और यह उष्ण कटिबंध है। उन्होंने कहा हो सकता है यह भी हो कि जो आज शीत कटिबंध है वो अतीत में उष्ण कटिबंध रहा हो और जो उष्ण कटिबंध है वह शीत कटिबंध रहा हो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह कटिबंध तभी हो सकता है जब सूर्य और पृथ्वी के संबंधों में बड़ा परिवर्तन आ जाए। अभी सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत होती हैं, कर्क और मकर रेखा तक लंबवत होती हैं, तो वही क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंध। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा हो सकता है क्या कि सूर्य की किरणें 45 और 60 तक लंबवत हो और नीचे लंबवत न हो? बोले ये पॉसिबल नहीं है, पृथ्वी और सूर्य के संबंधों में कभी इतना बड़ा अंतर नहीं आया है। उन्होंने कहा ऐसा हम नहीं मान सकते हैं कि जलवायु कटिबंध बदल गए हों। उन्होंने कहा फिर क्या हो सकता है? उन्होंने कहा दूसरी चीज हो सकती है कि जलवायु कटिबंध तो अपनी जगह रहे, जो जलवायु है वो कटिबंध सेम रहे, थोड़े बहुत परिवर्तन पॉसिबल है। जो आज हमको शीत कटिबंध में दिखाई पड़ रहा है वह कभी कहां रहा, उष्ण कटिबंध में, और जो उष्ण में दिखाई पड़ रहा है वो हो सकता है कहां रहा हो, शीत कटिबंध में।
और यही महाद्वीप अपनी मूल जगह से क्या हुए, खिसक गए। और जब ये खिसक गए तो आज ये जहां पहुंचे हैं, आज यह जलवायु इनके उन साक्ष्यों के अनुकूल नहीं है, लेकिन जहां में ये अतीत से आए हैं वहां यह जलवायु पाई जा रही थी। और ये अतीत के अपने साक्ष्य अपने साथ लेकर क्या किए हैं, चले हैं। और इन्होंने इसी अवधारणा को सही माना और इन्होंने कहा कि महाद्वीपों का क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। वह सिद्धांत जो महाद्वीपों के विस्थापन द्वारा, वह सिद्धांत जो महाद्वीपों के विस्थापन द्वारा वर्तमान के महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को स्पष्ट करता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहलाता है। तो यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या करता है, यह बताता है कि आज वर्तमान के जो महाद्वीप और महासागर हमें जहां दिखाई पड़े हैं वो इतनी आसानी से नहीं आए हैं। ये हमेशा यहां नहीं थे, ये कहीं और थे, वहां से इन्होंने ड्रिफ्ट किया है, वहां से इन्होंने गति की है, वहां से ये खिसके हैं और करते करते ये आज वर्तमान अपनी दशा को प्राप्त हुए हैं। चूंकि यह सिद्धांत या वेगनर द्वारा जो यहां पर बातें कही गई थी, वेगनर ने न सिर्फ तौर तरीका बताया बल्कि उन्होंने वो बल भी बताए। ये अलग बात है, बल सारे गलत थे, उस वक्त लोगों को नहीं पता था, उन्हें लगा बिल्कुल सही है, तो सारे बल भी बताए। इसलिए वेगनर साहब के नाम से ही यह सिद्धांत जाना जाता है। राइट, तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। लिखो इसमें आप, अभी देखते हैं सब आ जाए। किसी भी विस्थापन का कारण बल होता है, बल ही है जो करेगा, कुछ और होगा नहीं, तो कोई बल लग जाएगा। इसमें लिखे वह सिद्धांत वह सिद्धांत जो महाद्वीपों के विस्थापन के आधार पर, वह सिद्धांत जो महाद्वीपों के विस्थापन के आधार पर वर्तमान के महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को स्पष्ट करता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहलाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहलाता है। परिभाषा क्लियर हुई? अर्थात हम इसके अंतर्गत ये समझते हैं कि महाद्वीप और महासागर जो वर्तमान में जहां पाए जाते हैं वहीं पे क्यों पाए जाते हैं? वहां पे इसलिए पाए जाते हैं कि महाद्वीप कहीं से विस्थापित हुए हैं और विस्थापन के क्रम में ये यहां तक पहुंचे हैं, इसलिए यहीं पर ये पाए जाते हैं। राइट, पहला चिन्ह। सर्वप्रथम, थोड़ा पृष्ठभूमि की तरफ चल रहे हैं। सर्वप्रथम आर्टेलियस नामक विद्वान ने
अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की तट रेखाओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर इनके आपस में अतीत में जुड़े होने की संकल्पना प्रस्तुत की। ऐसे ही विचार फ्रांसिस बेकन द्वारा दिए गए। पेलेग्रिनी महोदय ने मानचित्र द्वारा इस संकल्पना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। स्नाइडर व टेलर जैसे विद्वानों ने महाद्वीपों के विस्थापन संबंधी सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण कार्य किए। किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्याख्या जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा सन 1912 में प्रस्तुत की गई। सन 1912 में प्रस्तुत की गई। अतः महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के
प्रतिपादन का श्रेय अल्फ्रेड वेगनर महोदय को ही दिया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर महोदय को ही दिया जाता है। ये हो गई पृष्ठभूमि। अब हम चलते हैं मुख्य सिद्धांत की तरफ। लेकिन बस इतना याद रखना है, लिखाने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये वैश्विक स्तर पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तनों और उनके प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे और उसी की व्याख्या के संदर्भ में इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। राइट। अब इनकी एक और बात ध्यान रखना कि ये विश्व का मानचित्र देख चुके हैं। ये ऐसे विद्यार्थी हैं, ये उस प्रश्न को हल करने वाले हैं जिसका उत्तर पहले देख चुके हैं। इसलिए कई बार सोचो हाई स्कूल इंटर में, और जब हम पहले उत्तर माला देख लेते थे, हमको पता होता था कि इस प्रश्न का उत्तर ये आएगा, तो हमें ये नहीं पता कैसे आएगा, पर आता वही था, है ना। अब खींच खाच के अगर उत्तर 10 आ रहा है तो लास्ट में हेंस इट इज 1000, हेंस इट इज 100, अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10, इससे धम हो गया, खत्म बात। हम वो उत्तर ले आएंगे। राइट। वेगनर साहब यही करने वाले हैं। अब चूंकि वेगनर साहब ने ये कहा कि जलवायु कटिबंध अपनी जगह बने रहे, महाद्वीपों में क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, तो अब उनको बताना होगा कि आखिर यह विस्थापन की प्रक्रिया कैसे है। तो उन्होंने सब ये देखा और सबको आपस में जोड़ दिया, उठा करके जोड़ दिया। ये थोड़ा ऊपर आ गया है, उन्होंने सबको जोड़कर इक्वेटर के नीचे रखा था। वो साउथ पोल जो अभी है उसके आसपास कहीं था, सब कुछ नीचे आ गया था, ये थोड़ा सा ऊपर शो करता है। तो उन्होंने जियोलॉजिकल वे में डेटिंग वेटिंग की और उन्होंने कहा आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले, वो 30 करोड़ साल पीछे ले गए। अगर कोई कहे 30 करोड़ साल क्यों, तो कहेंगे जाओ हम नहीं खेलेंगे, कर लो जो करना है। तो फिर उनकी जियोलॉजिकल थ्योरी हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि हर बार अगर अंक गणित में कोई भी सवाल हो तो हम कहते हैं माना 100 रुपए हैं, अब तुम अड़ जाओ ये मान कैसे लें, 100 रुपए कैसे आए, तो सवाल नहीं लगेगा। तो विज्ञान की प्रक्रिया यही है ना कि सबसे पहले हम किसी भी समस्या को देखते हैं, उसके लिए हम कुछ कथन देते हैं, उसे हम परिकल्पना कहते हैं, और उस कथन के आधार पर कुछ प्रयोग करते हैं। प्रयोग का हम बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, और अगर प्रयोग से बार बार वही परिणाम आए तो फिर हम कहते हैं हमने जो कहा है वो क्या है, सही है, और परिकल्पना सिद्धांत में बदल जाती है। अब ये हो सकता है उस वक्त हमारा ज्ञान सीमित हो, हम कुछ गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया ही उस वक्त वही कैलकुलेशन गलत करती हो तो हमें लगेगा यही सही है। लेकिन बाद के कालों में जब हमारे ज्ञान की सीमा बढ़ती है तो हमको लगता है नहीं, इस सिद्धांत में ये और सुधार हो सकता है, तो सिद्धांतों के क्रमशः संशोधित रूप आते चले जाते हैं। तो विज्ञान में भी हमको सबसे पहले कल्पना के आधार पर ही सिद्धांतों के एक, या कहा जाए कथनों के समुच्चय को लेना पड़ता है। तो यहां भी शुरुआत वो यही करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम ये देखें, ये सब यहां आ गए हैं और हम इनके जो साक्ष्य हैं उनको हम जोड़ जाड़ के कहें, इन्होंने कहा लगभग 30 करोड़ साल पहले ये हुआ। जो पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है, और हमने पृथ्वी के पूरे जीवन काल को कई भागों में बांटा है, और जो हम कई भाग बांटते हैं तो उसको हम बांटते हैं इयान में, महाकल्प में, कल्प में, युग में, एज में, कई पार्ट में बांटते हैं। तो 30 करोड़ साल पहले जो समय था उस समय को हम बोलते हैं कार्बोनीफेरस कल्प। अभी बस यही समझना है, या तो 30 करोड़ साल पहले कह लो, कार्बोनीफेरस कल्प कहीं हम आगे समझाएंगे। तो उन्होंने कहा आज से 30 करोड़ साल पहले अर्थात कार्बोनीफेरस कल्प में सभी महाद्वीप आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। राइट। तो इन्होंने अपनी सारी कहानी यहां से स्टार्ट की। ये इक्वेटर है,
ये इक्वेटर है, और उस वक्त सब कुछ इनका इक्वेटर के साउथ में ही लोकेटेड था। अब उस वक्त अफ्रीका ऐसा हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसा बना करके समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेटें बनती हैं, टूटती हैं, जुड़ती हैं, ये सारा होता है। ये सब कॉन्टिनेंट आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ये अफ्रीका है, बताना पड़ेगा कौन क्या है। अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यह यूरेशिया है। लेकिन याद रखना अभी इंडिया यूरेशिया का पार्ट नहीं है, राइट। प्रायद्वीपीय भारत है और यह यूरेशिया का पार्ट अभी नहीं है। वास्तव में इसका संबंध अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से ज्यादा है, राइट। वो तो बाद में खिसक करके सही जगह जाके लगेगा। तो यहां पर यह यूरेशिया है, यह प्रायद्वीपीय भारत है, मेडागास्कर है, यह ऑस्ट्रेलिया है और नीचे यहां पर अंटार्कटिका है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा समय 30 करोड़ साल पहले था जब सभी महाद्वीप आपस में क्या है, जुड़े हैं। तो इसके लिए उन्होंने टर्म लिया पैंजिया। स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है, कहीं ई ए से ही काम चला लिया जाएगा। पैंजिया दो टर्म है, पैन प्लस जिया। इसका मतलब होता है ऑल और इसका मतलब होता है अर्थ। अर्थ का मतलब है सभी चट्टानी भाग, राइट। तो जितने भी कॉन्टिनेंट है वो आपस में जुड़ गए। तो अब ये अब तक का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। ये क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट। उन्होंने कहा 30 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट था और इसके चारों ओर विशाल जल राशि थी। है पूरे में, लेकिन हम यहां पर ले लेते हैं, इसके संदर्भ में ही बात कर लें। चारों ओर यहां पर विशाल जल राशि थी, विशाल जल राशि, राइट। ये यहां पे लोकेटेड है और इन्होंने इस मेगा ओशन, जैसे ये सुपर कॉन्टिनेंट है, ये बृहद सागर, बृहद महासागर या मेगा ओशन है और इसे इन्होंने कहा पैंथालासा। कहा पैंथालासा। उन्होंने कहा 30 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और इस सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया और इसके चारों ओर जो विशाल जल राशि मेगा ओशियन था उसे उन्होंने पैंथालासा कहा, राइट। अब याद रखना उनको उत्तर पता है, तो उनको पता है कि इसको कब तोड़ना है और कहां ले जाना है। अब वेगनर साहब यहां से मनमानी शुरू करेंगे और यही इनकी आलोचना का मुख्य केंद्र हो जाएगा। अर्थात अब इन्हें बल लगाना पड़ेगा और वो बल लगा करके सबसे पहले तोड़ के इन दोनों को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। और जब ऊपर ले जाएंगे तो फिर तोड़ के सबको पश्चिम की तरफ सेट कर देंगे और बोलेंगे देखो हो गया जैसा हमने कहा था, राइट। लेकिन ये बल क्यों उसी समय लगेंगे, बल की तार्किकता क्या है, क्या बल इतने ताकतवर है कि इतने बृहद पैमाने पर ये स्थानांतरण कर सके, और जब इन कसौटियों पे कसा जाएगा तो वेगनर का सिद्धांत ढह जाएगा। लेकिन शुरुआत में बड़ा रुचिकर मामला लगेगा। तो इसी संदर्भ में पहले इन्होंने पैंजिया और पैंथालासा की कल्पना की और इन्होंने कहा कि सियाल का बना हुआ पैंजिया डेंसिटी कम, और मान लो यह पैंथालासा है तो सियाल का बना हुआ पैंजिया सीमा की बनी हुई पैंथालासा की तली पर उत्प्लावित है। मतलब यह चाह रहा है कि हम तली में धंस जाएं, लेकिन चूंकि तली सीमा की है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है और सियाल की डेंसिटी कम है, तो ये इसमें धंसना चाहता है तो भी धंस नहीं पा रहा है। इसलिए इसमें ऊपर की ओर एक बायंसी या एक उत्प्लावन बल लग रहा है। तो इस प्रकार यह सीमा पर धंसा हुआ आगे की ओर क्या कर सकता है, गति कर सकता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि सियाल
सीमा पर उत्प्लावित है या सियाल सीमा पर गति कर रहा है, राइट। ये इनकी क्या होगी, ये इनकी प्रारंभिक अवधारणा होगी। अब हम चलते हैं मुख्य सिद्धांत पर। लिखिए उसमें पहला चेंज करके डायग्राम हम दूसरा बना लेंगे, जो हम कहें वहां पर वो बनाइएगा, ये आपके समझाने के लिए है। हो सकता है थोड़ा सा अजीब सा दिखे आपको। मुख्य सिद्धांत की तरफ चलें। लिखिए वेगनर के अनुसार, यह मुख्य सिद्धांत है इनका। वेगनर के अनुसार 30 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनीफेरस कल्प में, कार्बोनीफेरस कल्प में, कार्बोनीफेरस कल्प में सभी महाद्वीप, सभी महाद्वीप संयुक्त रूप में पाए जाते थे, जिसे इन्होंने पैंजिया कहा। पैंजिया इसके चारों ओर विशाल जलराशि, विशाल जलराशि थी, जिसे पैंथालासा कहा गया। अब याद रखना, दो हो गए, सुपर कॉन्टिनेंट एंड मेगा ओशन। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया और मेगा ओशन पैंथालासा। अब आप नीचे ये वाला डायग्राम बना सकते हो, सांकेतिक डायग्राम। कोशिश किया जब लेबलिंग कीजिए तो हिंदी में ही लिखिए, जब तक बहुत कोई आफत ना हो। सिंपल सा डायग्राम, इसमें कोई तनाव भी नहीं होगा, बन भी जाएगा। हमने पहले बीच में लाइन खींच दी है वेगनर की तरह कि हम यहीं से तोड़ेंगे इसको, ठीक है ना। इसके नीचे लिखिए, हाँ अभी और आ जाएगा, जब हम उल्लेखित करेंगे तो आ जाएगा। जैसे यहां पर है ना, माना गया जो इनके बीच जगह बचेगी, यहां पर क्या है, टेथिस सागर, लेकिन अभी ओपनिंग में टेथिस सागर ज्यादा आएगा। अभी ओपनिंग हो जाएगी तब ये टेथिस सागर ज्यादा स्पष्ट होगा, है ना। हो गया। इसमें लिखिए
सियाल का बना पैंजिया, सियाल का बना पैंजिया, सीमा की बनी पैंथलासा की तली पर। अब ये मत समझना कि पानी में तैर रहा था, वो तली में धस करके चल रहा था, ये समझना पड़ेगा। पैंथलासा की तली पर उत्प्लावित था, पायंट। मतलब धसेगा नहीं, गति हो सकती। सियाल का बना पैंजिया, सीमा की बनी पैंथलासा की तली पर उत्प्लावित था। लगभग 18 से 20 करोड़ वर्ष पहले एक समय आता है, वह जुरासिक वाले टाइम में कहीं पर, राइट। तो आप ये टाइम लिख लीजिए, 18 से 20 करोड़ वर्ष पहले निम्नलिखित दो बलों के अधीन, निम्नलिखित दो बलों के अधीन पैंजिया विखंडित हुआ। निम्नलिखित दो बलों के अधीन पैंजिया विखंडित हुआ। नंबर 1, प्रथम बल गुरुत्व और उत्प्लावन बल का परिणामी था। जिसके कारण पैंजिया के विभिन्न भागों में विभेदी गति हुई। विभिन्न भागों में, एक चीज लिख लो, रुक जाओ, विभिन्न भागों में लिख तो नहीं लिया आगे, चलो ठीक है, तो आगे बोल देंगे, क्यों कुछ काट पीट करोगे। पैंजिया के विभिन्न भागों में विभेदी गति हुई। अब ये बात समझो, यहां पर अगर हम ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के अनुसार अब यहां पर वेगनर महोदय ने कहा कि एक तो जो ये सभी जो ये खंड हैं सबका मास अलग अलग है, तो इस पर लगने वाला गुरुत्व बल या इसका भार भी क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। और जब वो अलग अलग होगा तो उन पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी क्या होगा, अलग अलग आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि दो चीजें हो रही हैं, एक तो यहां पर गुरुत्व बल इसे नीचे की ओर खींच रहा है और दूसरा उत्प्लावन बल इसे ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। उन्होंने कहा यह दशा हर एक भाग में हो रही है, और उन्होंने कहा कि जो गति होगी अब पिंड की, जो इन भागों की गति होगी, वह इन दोनों बलों की किस दिशा में होगी, परिणामी।
और उन्होंने कहा जो इन दोनों बलों का परिणामी आया वह उत्तर की ओर लगा। उत्तर मतलब विषुवत रेखा की। सही नहीं है यह बात, लेकिन उनको इन्हें कहां ले जाना है? उत्तर की ओर। इसलिए उधर नहीं भगाएंगे तो काम चलेगा नहीं, राइट। तो इन्होंने यह कहा कि जो पहला बल लगा वो पहला बल उत्प्लावन बल और गुरुत्व बल का क्या है? परिणामी है, और यह उत्तर की ओर लगता है। और जिसके कारण, चूंकि सबका भार, सबका मास अलग अलग है, सब पर बल अलग अलग, तो सब पर परिणामी भी क्या होगा? अलग अलग। अगर एक जैसा परिणामी होता सब पर तो सब एक साथ चले जाते, और सब पर अलग अलग बल लग रहा है तो कुछ तेजी से निकल जाएंगे और कुछ धीरे धीरे चलेंगे। और जब कुछ तेजी से निकलेंगे और कुछ धीरे चलेंगे तभी उनके बीच दरार का निर्माण होगा, और तभी पैंजिया क्या होगा? टूट पाएगा। उन्होंने कहा कि अब यह जो परिणामी बल लगा सब पे अलग अलग है, अतः पैंजिया के विभिन्न भागों में विभेदी गति हुई, और उन्होंने कहा ये दो अधिक तेजी से ऊपर की ओर निकले। नतीजतन यहां पर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया बाकी से अलग हो गए, और इनके बीच एक दरार का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और उस दरार में जल के भर जाने से, पैंथलासा के पानी के भर जाने से एक छिछले सागर का जन्म हुआ। या छिछला सागर कुछ लोग कहते हैं पहले ही मौजूद था, अब दरार पड़ी तो उसका विस्तार हो गया, और उसी छिछले सागर को टेथिस सागर कहा गया। और टेथिस सागर के उत्तर में जो स्थान था उसे लॉरेशिया कहा गया, जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले प्राचीनतम लॉरेशियन पठार के आधार पर है। और दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाने वाली गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया। तो उन्होंने कहा जो पहला बल लगा वह गुरुत्व और उत्प्लावन बल का परिणामी था, यह उत्तर की ओर लगा। पैंजिया के विभिन्न भाग विभेदी रूप में अलग अलग गति से आगे की ओर बढ़े, और पैंजिया यहां दो भागों में बट गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। इनके बीच दरार में पैंथलासा के जल भरने से टेथिस सागर का विस्तार हुआ। अब इसी को बाद में कुछ विद्वानों ने, जब उसी समय कुछ चर्चा हुई, तो एक और बल का नाम दिया जाता है, और हम उसे कहते हैं पोलर फ्लीइंग बल। काम वही है, नाम अलग है। हां प्लीज बता देता हूं। पोलर फ्लीइंग बल, पैंथलासा की बात समझो। जैसे मान लो जितने भी यहां पर महाद्वीप हैं सबको जोड़ लो, सारे महाद्वीप को जोड़ लो। अगर हम यहां के सारे महाद्वीपों को जोड़ लें, सारे महाद्वीपों को किनारों के सहारे जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो इनके बीच का पानी लीक कर जाएगा कि नहीं? और सारे जब ये जुड़ जाएंगे तो इनके चारों तरफ क्या आ जाएगा? बाकी पूरा जो महासागर का पानी है वो क्या है? आ जाएगा, राइट। तो जब ये सारे जुड़ जाएंगे तो यहां पर यह कंडीशन आ जाएगी पैंजिया, और यहां पर आपको विशाल जलराशि दिखाई पड़ रही है। इसी विशाल जलराशि, अब अलग अलग महासागर सागर नहीं है, अब जो भी है एक ही है। कॉन्टिनेंट भी अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए यह सुपर कॉन्टिनेंट है, और सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया, पैन मतलब ऑल, जियो मतलब धरती, स्थल भाग, और जो बाकी पानी बचा पूरा सारा, इसको पैंथलासा कहा गया। पैन मतलब ऑल, और यहां पर थालसा मतलब आता है जल, वाटर। तो पूरा स्थल भाग एक साथ आ गया, और बाकी क्षेत्र में क्या है? पूरा जलीय क्षेत्र हो गया। यह पैंजिया कहलाया, और यह जिस जलीय क्षेत्र में पड़ा हुआ है वह क्या कहलाया? पैंथलासा। क्लियर हुआ? कौन सा? ये सब पृथ्वी है, सब पृथ्वी। ये देखो, ये पृथ्वी है, यहां पर पानी रहेगा, और यहां पर इधर ऊपर क्या जाएगा? जितना गोल है ये पृथ्वी पे ही क्रिया हो रही है। सागर एक साथ, और यहां पर कहीं इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में क्या होगा? यहां पर पैंजिया।
इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में यहां पर पैंजिया, और पूरा इसमें क्या है, महासागरीय क्षेत्र, जिसको इन्होंने पैंथलासा कहा। सब कुछ पृथ्वी पर ही है। आई बात समझ में? चलो, थोड़ा कम समझ में आएगी तो बाद में समझ लेना, अभी फिर हम बात करते हैं, लास्ट में फिर देख लेंगे। क्या मैं बोल रहा था यहां पे? अच्छा, अब देखो पोलर फ्लिंग बल, राइट। अब जो ट्रेडिशनल है उसमें हम लोग बात करते हैं कि यह गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल का परिणामी था, जो किधर लगा, उत्तर की ओर लगा, इसलिए विषुवत रेखा की ओर क्या हो गई, गति हो गई। हाँ, तो वही गुरुत्व बल भी लगाएगा ना, नहीं जाएगा, सीमा नहीं जाएगा, वो नीचे पड़ा रहेगा, वही तो आधार का काम कर रहा है। अब सोचो, जैसे जिस कुर्सी में बैठे हो, अगर कुर्सी 4 खंडों में टूट जाए तो चारों खंड अलग अलग चले जाएंगे ना, तो क्या नीचे वाला सीमा भी जाएगा, क्या नीचे वाली फर्श भी जाएगी, क्या नहीं जाएगी ना, उसी तरह वो टूट के खिसक जाएगा, है ना। अब देखो यहां पर एक शब्द आता है, क्या, अब पोलर फ्लिंग फोर्स, इसको समझना है। एक शब्द आता है पोलर फ्लिंग फोर्स, न्यू एनसीईआरटी में यह ज्यादा यूज किया गया है, इसलिए इस पर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। यह कहा गया कि यह पृथ्वी, यह इक्वेटर के दक्षिण में है, और उस वक्त यह माना गया जो दक्षिणी पोल है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वो अफ्रीका के डरबन के पास था। आज जहां है वहां नहीं, उसे अफ्रीका के डरबन के पास माना गया। फिर यह कहा गया चूंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो कहीं पर अभिकेंद्रीय बल है और कहीं पर अपकेंद्रीय बल है, और यह माना गया कि अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण ही जो यहां वाले भाग हैं, वो भाग धीरे धीरे किधर खिसके, उत्तर की ओर खिसके, अर्थात वो इस वाले पोल से क्या होते गए, दूर होते चले गए। इसलिए इस बल को क्या कहा गया, पोलर फ्लिंग फोर्स, राइट। तो पोलर फ्लिंग फोर्स वह बल माना गया जो अर्थ के रोटेशन के कारण उत्पन्न हुआ है, और जिसके कारण इसके भाग उत्तर की ओर क्या हैं, विस्थापित हुए हैं, गए हैं। कई लोग इसको फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट। जैसे कॉन्टिनेंट क्या हो रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, अपनी जगह से हट रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों ने ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट में इसे फ्लाइट ऑफ कॉन्टिनेंट कहा है, राइट। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि पीटी में अगर यूपीएससी में पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यह माना गया है कुछ विद्वानों द्वारा कि अर्थ जब रोटेट करती है तो यहां पर जो यह हिस्सा उत्तर की ओर गया है, वह अर्थ के रोटेशन के कारण गया है। चूंकि पोल से हटके गया है, इसलिए इस बल को क्या कहा गया, पोलर फ्लिंग फोर्स, और यह अर्थ के रोटेशन का प्रभाव माना गया है। अन्यथा आप कहीं भी थ्योरी में न लिखें, आप केवल लिखें गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल का परिणामी, ठीक है। इसमें लिखिए नंबर 1, विभेदी गति हुई, पैंजिया के विभिन्न भाग, उसी के आगे, उसी के आगे, उसी के ठीक आगे, पैंजिया के विभिन्न भाग उत्तर की ओर, उत्तर मतलब विषुवत रेखा, उत्तर की ओर गतिशील हुए, उत्तर की ओर गतिशील हुए, तथा पैंजिया दो भागों लॉरेशिया ऑब्लिक अंगारा लैंड तथा
गोंडवाना लैंड में तथा गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। इन दोनों के मध्य उत्पन्न दरार में पैंथालासा का जल भरने से टेथिस सागर टेथिस मध्य का सागर से टेथिस सागर का विस्तार हुआ। अब ये डायग्राम बना लो आप। जो बनाए थे पिछला वाला उसे दो भागों में बांट दो बस, इसलिए हम बीच में लाइन बनाए थे। डन। हाँ गोंडवाना, हाँ प्लीज। हो गया। अब इसको इस वाले डायग्राम से थोड़ा और विजुलाइज कर सकते हो। यहां पर ये देख रहे हो, ये लॉरेशिया हो गया और ये क्या हो गया, गोंडवाना लैंड, और इसके बीच ये दरार का क्या हुआ है, विस्तार, और यहीं पर पैंथालासा का जल क्या है, भर गया है, और इसी को हम यहां पर बोल रहे हैं टेथिस सागर। मध्य का सागर दो के बीच है, उसका मतलब टेथिस, इसी को हमें यहां टेथिस सागर यहां पर बोलते हैं। क्लियर इतनी सी बात। इसमें लिखिए उत्तरी भाग अंगारा लैंड में, उत्तरी भाग अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका जो वर्तमान के हैं उनके आधार पर बताया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड तथा यूरेशिया शामिल थे। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड तथा यूरेशिया शामिल थे। जबकि गोंडवाना लैंड में
जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। तो अब याद रखना होगा यहां पर आपको, यह है पैंजिया बल। जो पहला लगा वह गुरुत्व और उत्प्लावन का परिणामी जो उत्तर की ओर लगा, अतः सभी पिंड उत्तर की ओर या सभी भाग उत्तर की ओर अलग अलग वेग से गए, जिससे यह दो भागों में क्या है, बट गया। यहां पर लॉरेशिया और यहां पर गोंडवाना लैंड। वेगनर ने अपने सिद्धांत में सबसे कम गति अफ्रीका में मानी थी। अफ्रीका को इन्होंने न्यूक्लियस कहा था, जिसके चारों तरफ सब क्या हुए, एकत्रित हुए। इन्होंने अफ्रीका को न्यूक्लियस माना, जिसके चारों ओर सब एकत्रित हुए, और इन्होंने इसके वेग को सबसे कम लिया था। राइट। अब जरूरी है इस मैप के लिए कि इनको और इनको कहां लाया जाए, पश्चिम की तरफ। तो अब अगला बल आएगा जो इन्हें पश्चिम की ओर ले जाएगा, और यह बल उन्होंने माना ज्वारीय बल। ज्वारीय बल का मतलब वह बल जिससे ज्वार भाटे आते हैं, और वह बल वास्तव में पृथ्वी के साथ सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है, या सूर्य चंद्रमा जो अपना गुरुत्व बल लगाते हैं। उन्होंने कहा सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल या ज्वारीय बल कार्य किया, और यह बल जब कार्य किया तो इसमें पैंजिया के भागों में पश्चिम की ओर क्या हुई, गति। सबसे तेज गति इन्होंने इसमें यहां पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ओर मानी, और उन्होंने कहा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन सबसे अलग होकर टूट कर अलग हुए, और जो टूट कर अलग हुए वहां पर जो दरार निर्मित हुई, वहां पर जल के भर जाने से अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति होती है। राइट। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो बाकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया हैं, ये उत्तर की ओर अपनी गति जारी रखते हैं। जब उत्तर की ओर इन्होंने गति की तो यहां पर इंडिया जाकर के यूरेशिया से जुड़ता है, और जहां ये यूरेशिया से जुड़ गया वहां टेथिस सागर क्या हो गया, क्लोज हो गया। टेथिस सागर बंद हो गया। और आप ऐसे सोचो, अगर यहां पर खूब सारा कीचड़ हो और इधर से एक ईंट ले लो और इधर से एक ईंट ले लो, आजकल तो कीचड़ कहीं भी मिल जाएगा, है ना, ट्राई कर सकते हो। तो ईंट ले लो और इन दोनों ईंटों को लेकर कीचड़ में छपाक से दबा दो, और जब कीचड़ को दबा दोगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कीचड़ ऊपर आ जाएगा। राइट। तो कीचड़ जो ये ऊपर आएगा तो ये बल लगते हैं संपीड़न बल, और जब अवसादों पर या अवसादी चट्टानों पर जब संपीड़न बल लगता है तो अवसादी चट्टानें इस तरह से क्या हैं, मुड़ जाती हैं, तरंग रूप में मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और नीचे वाले भाग को अभिनति कहा जाता है, और जो यह भू आकृति बनती है इसे वलन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में अगर यह पर्वत में कन्वर्ट हो जाए तो यह वलित पर्वत कहलाता है, और यह अभिनतिक घाटी कहलाती है। तो उन्होंने कहा जब यहां से, अब इंडिया यहां से जाएगा, उठेगा। राइट। तो जो ये इंडिया है, सोचो आज आपको दक्षिण वाला भाग प्रायद्वीप के रूप में दिख रहा है, तो यह कभी द्वीप के रूप में रहा होगा, आइलैंड के रूप में रहा होगा। कभी अच्छा कोई कथा वथा सुनना, सत्यनारायण जी की कथा है, किसी जी की कथा सुनना,
फिर उसमें संकल्प लेना पड़ेगा, लास्ट में पंडित जी को कुछ देना है तो उस पंडित जी संकल्प लंबा सा दिलवाएंगे, है ना। उस संकल्प में आपका नाम, पिताजी का नाम और उसके साथ आप कहां हैं, उसमें एक टर्म आता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, है ना। उसमें जम्बू द्वीप और भारत खंड का उल्लेख है, अर्थात उस वक्त यह एक द्वीप के रूप में था, तब शायद वह ऋचा वगैरह लिखी गई होगी, है ना। नहीं तो द्वीप कहां से आता, क्योंकि उस समय है जामुन के पेड़ बहुत थे, जामुन के पेड़ के कारण जम्बू द्वीप, ठीक है। तो यह हिस्सा जो है जा करके देख रहे हो, बिल्कुल अच्छा सा ग्रूव कटा भी हुआ है। है ना, जैसे इसी का वेट कर रहा, ठीक है ना। ये यहीं पर इंडिया जाएगा और सेट होगा, और टेथिस सागर के अवसादों पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा। और उसके वलन से यहां वलित पर्वत हिमालय की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। लेकिन अभी भी चूंकि हमने आपको पहले ही बताया कि अफ्रीका की गति सबसे कम मानी थी, तो अभी भी अफ्रीका ऊपर की ओर नहीं गया हुआ है पूरी तरह। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर बचा हुआ है, और यह भूमध्य सागर कुछ और नहीं, टेथिस सागर का अवशेष है। यह भूमध्य सागर टेथिस सागर का अवशेष है। और जब यह भारत इधर गया, यहां सेट हो गया, तो टेथिस सागर का पानी इधर उधर, और यहां पर जो हिस्सा पूरा ओपन हुआ, यह हिंद महासागर है। यह क्या है, हिंद महासागर। इधर जब नॉर्थ अमेरिका वगैरह सब खिसक आए, तो ऊपर का हिस्सा खुल गया, और ऊपर के हिस्से में आर्कटिक महासागर आया, और बाकी जो शेष भाग पैंथलासा का है, उसे पैसिफिक ओशन या उसे प्रशांत महासागर कहा गया, राइट। उन्होंने कहा कि इस प्रकार पश्चिम और उत्तर की गतियों के अधीन विभिन्न क्षेत्र अपने स्थानों पर पहुंचे, और वर्तमान के महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति प्राप्त हुई। वैज्ञानिकों ने पूछा आगे क्या होगा, बोले नहीं पता, इतना काफी है ना। वैज्ञानिकों ने कहा ये बताओ, जो बल लगा रहे थे सूर्य चंद्रमा वाला, आज क्यों नहीं लग रहा है। तो बोले जब हम लगा रहे थे तब चंद्रमा बहुत पास था, अब चंद्रमा दूर चला गया है। कई ऐसी बेतुकी बातें कही गई जिसमें फिर इनके ये बल की बड़ी आलोचना होगी। लिखे नंबर 2, दूसरा बल दूसरा बल सूर्य तथा चंद्रमा का, दूसरा बल सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण बल था। आकर्षण बल था, जिसे ज्वारीय बल कहा गया, जिसे ज्वारीय बल कहा गया।
वेगनर के अनुसार इस बल के कारण, वेगनर के अनुसार इस बल के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गतिशील हुए। सभी गतिशील हुए थे, लेकिन इन दो में गति ज्यादा थी। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गतिशील हुए। इस गति के कारण उत्पन्न दरार में पैंथालासा के जल के भर जाने से अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। भर जाने से अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न दरार में पैंथालासा के जल के भर जाने से अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। पैरा चेंज। भारत और ऑस्ट्रेलिया की उत्तर की ओर गति हुई। तथा भारत के यूरेशिया से टकराने के कारण टेथिस सागर इस क्षेत्र में बंद हो गया। टेथिस सागर इस क्षेत्र में बंद हो गया तथा टेथिस सागर के अवसादों में वलन से हिमालय वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। टेथिस सागर बंद हो गया तथा टेथिस सागर के अवसादों में फोल्ड से हिमालय वलित पर्वत की उत्पत्ति हुई। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अस्तित्व में आया। हिंद महासागर अस्तित्व में आया। इस प्रकार पैंजिया के विभिन्न भागों की उत्तर और पश्चिम की गति के कारण, पैंजिया के विभिन्न भागों की उत्तर और पश्चिम दिशा में गति के कारण सभी सागर, खाड़ियां आदि अस्तित्व में आए।
पैंथलासा का शेष भाग प्रशांत महासागर कहलाया। प्रशांत महासागर कहलाया। फुल स्टॉप। अब देखो क्या हुआ, यहां पर ये वाला हिस्सा इधर चला आया, ये सब भी पश्चिम की ओर आए लेकिन उतनी तेज नहीं आए जितने ये आया। तो यहां पर अटलांटिक, ये यहां और यहां से हट गया तो ऊपर आर्कटिक, यहां पर इसके दक्षिण में हिंद महासागर, और बाकी जो पार्ट बचा रह गया वो क्या हो गया, प्रशांत महासागर। उन्होंने कहा इस प्रकार यह समस्त प्रक्रिया लगभग 20 लाख वर्ष पहले तक सारी कंप्लीट हो गई और वर्तमान के महाद्वीप, महासागर, सागर और खाड़ी अस्तित्व में आ गए। अर्थात वर्तमान का जो हमें विश्व दिखाई पड़ता है, जो महाद्वीप, महासागर का वितरण दिखाई पड़ता है, उनकी जो स्थिति है वह स्थिति इन महाद्वीपों की गतियों के कारण हुई। जब ये सब नीचे जुड़े रहे होंगे तो अंटार्कटिका और नीचे था, यह भी खिसक के क्या है, थोड़ा ऊपर की ओर आ गया है, जो हमको इस तरह से दिखाई पड़ता है। यह वेगनर साहब का था। अब सिर्फ बताने से तो काम नहीं चलेगा, इसके पक्ष में साक्ष्य भी देने पड़ेंगे। नहीं, पूरब की तरफ क्यों जाएगा, उनके हिसाब से उत्तर की तरफ गया। ये यहां था तो ये ऐसे बढ़ा, यहां पर क्या है, ये ऐसे बढ़ा, और ये क्या है, ये इस तरफ ऊपर की ओर चला गया। तो इसके यहां बढ़ने और इसके यहां बढ़ने से इनके बीच जगह क्या है, छूट गई, और वहीं पर हिंद महासागर की क्या हुई, अस्तित्व। राइट। तो ये वेगनर साहब की थ्योरी है, सरासर गलत है, लेकिन ये वेगनर साहब की थ्योरी को उन्होंने ऐसा बताया। देखो क्या है, गलत होने के बावजूद इनकी जो मुख्य संकल्पना है वो सही है। मुख्य संकल्पना सही है कि महाद्वीपों में गति हुई, और आधा सच है क्योंकि इन्होंने केवल महाद्वीपों में गति कराई, जबकि अब हम ये जानते हैं महासागर की तली भी क्या है, गतिशील है। लेकिन जब वेगनर साहब ये अपना सिद्धांत दे रहे थे ना, उस वक्त तक हमें महासागर की तली के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि महासागर की तली कैसी है। ये सब तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जान पाए हैं कि महासागर की तली कैसी है। तो वेगनर साहब और किसी भी विद्वान को उस वक्त ये नहीं पता था कि हम तो तब ये मानते थे सागर की तली बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल सपाट मानी जाती थी। तो उन्होंने यही सोच के दिया कि सागर की तली बिल्कुल सपाट है और उसके ऊपर महाद्वीप उछलते कूदते चल सकते हैं। राइट। तो उन्होंने वही संकल्पना रख करके दे दी। तो इनको तो यही लगा और सबको यही लगता था कि जो चेंजेस होंगे अगर, तो महाद्वीप में होंगे, और बहुत सारे तो कहते थे कोई चेंज ही नहीं होगा। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धांतों, तर्कों द्वारा उस वक्त के उपलब्ध सभी तर्कों में, जैसे बचपन में आपको कोई दिक्कत हो, चंद्रमा देखते थे तो बताया जाता कि बुढ़िया वहां पर सूत काट रही है, और हम लोग मान जाते थे। राइट, हाँ भाई क्या बात है भाई, और वो आकृति बता भी दी जाती थी, देखो ऐसा ऐसा, और हमको वैसा दिखने भी लगता था। विश्व भी चेतना के स्तर पर कभी शिशु था, आज वो इतने स्तर पर आया है ना कि अब उद्दंड शिशु बन गया है। राइट। तो वो चेतना के स्तर पे विश्व उस वक्त शिशु था, तब वेगनर साहब ने इतने ज्यादा तर्कों के साथ अपनी बातों को क्या किया, रखा। राइट। ये उनका साहस था। भले ही वो गलत हो गया, लेकिन जो वो सिद्धांत गलत हुआ, उस गलत सिद्धांत ने बहुतों को रास्ता दिखाया कि ऐसा सोचा जा सकता है। पहला कदम हमेशा, जो भी पहली इनिशिएटिव लेगा वो हमेशा आलोचना का पात्र ही बनेगा, क्योंकि उसके गलत होने के चांस सबसे ज्यादा हैं।
लेकिन बाद में लोग उसकी गलतियों से सबक लेकर आगे के कदम बढ़ाएंगे, लेकिन वो पहला कदम ही उठाना बड़ा मुश्किल था। तो वेगनर साहब का महत्व तो इस उसमें है कि उन्होंने इस सिद्धांत की ऐसी शुरुआत की जहां तर्क है, जहां पर उन्होंने बलों को आरोपित किया और उस वक्त के ज्ञान के हिसाब से सही लग रहा था। हम आज सोच रहे हैं ना ये गलत है, राइट? आप अभी तैयारी कर रहे हो, आज से 20 साल बाद कोई बैठ के आराम से कह देगा कि इन्होंने ऐसा किया होता तो ये होता। अब उसको ये नहीं पता कि ये यहां जान दिए दे रहा है। बाद में बैठ करके आलोचना करना हमेशा क्या है, आसान है, और बाद की स्थितियों के हिसाब से जब आपके पास ज्यादा चीजें हो जाए वैसा सोचना और आसान है, राइट? तो यही वेगनर साहब के साथ है कि वेगनर साहब ने तत्कालीन परिस्थितियों में धारा के खिलाफ जाकर एक ऐसी चीज रखी जो उस वक्त के लिए क्रांतिकारी थी। आज इतने सालों बाद हम ये कह पा रहे हैं कि ये बल गलत हैं, वो बल गलत हैं, लेकिन जब वेगनर साहब ने यह अवधारणा दी तो अगले 60 सालों तक कोई ऐसी अवधारणा नहीं आ पाई जो इसको ढंग से बता पाती। वो तो 60 के दशक के बाद हमारी ज्यादा समझदारी बढ़ी, जानकारी बढ़ी और तब हम आगे बढ़े, है ना? तो गलत होने के बावजूद इनका महत्व है। अफ्रीका किस दिशा, बेटा प्लेट टेक्टोनिक्स आने दो, अभी हम प्लेट नहीं लाए हैं। अफ्रीका इस तरफ जा रहा है, ये वाला हिस्सा इस तरफ जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, यहां पर एक भ्रंश घाटी है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही, ठीक? प्लेट टेक्टोनिक्स आने दो, अभी हम वेगनर साहब को बता रहे हैं, है ना? क्या ये 2 भागों में टूट रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ 2 भागों में टूट रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद न टूट पाए, इधर से बल लग जाए, इधर से बल लग जाए तो जुड़ा रहे, है ना? तो दोनों चीजें हैं। हम प्लेट टेक्टोनिक्स में आपसे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अभी टेंशन लो, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी वो सुनो। एसी बंद कर दो। अब बात समझो, यहां तक बात समझ में आ गई, राइट? इसको एक समअप कर लें कि वेगनर साहब ने कहा कि आज से 30 करोड़ साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था और एक मेगा ओशियन पैंथलासा था, और सियाल का बना हुआ पैंजिया सीमा की बनी हुई पैंथलासा की तली पर उत्प्लावित था, आगे की ओर यह गति कर रहा, उछल रहा। फिर उन्होंने कहा 2 बल लगे, एक बल गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल का परिणामी था जो उत्तर की ओर लगा, और सभी भाग उत्तर की ओर चले, लेकिन सबकी गति क्या थी, अलग अलग थी, अलग अलग गतियों के साथ ही आगे चले हैं। और इस प्रक्रिया में पैंजिया 2 भागों में टूट गया, उत्तर का भाग अंगारा लैंड लॉरेसिया और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। फिर दूसरा बल यहां पर सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल लगा। यह वह आकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा का जिससे ज्वार की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे ज्वारीय बल कहा जाता है। तो ज्वारीय बल लगा और इसके कारण यहां पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गए, यहां पर दरार खुली और इस दरार के सहारे यहां अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई। इंडिया उत्तर की ओर गया, ऑस्ट्रेलिया खिसका। इस प्रक्रिया में इनके बीच में जो जल भर गया वहां पर उत्पत्ति हिंद महासागर की हो गई। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के ऊपर जो जगह खाली हुई वहां पर आर्कटिक आ गया, उसे लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। और फिर जो बाकी बचा हुआ क्षेत्र है वहां पर पैंथलासा का बचा भाग प्रशांत महासागर कहलाया, और इन्हीं गतियों के दौरान सभी अपनी अपनी जगह पर मौजूद हो गए। ठीक है, ये इनकी इतनी गति है। अब एक बात और सोचो, जब कभी आदमी कोई 1-2 चीज बता लेता है तो उसका उत्साह बढ़ जाता है, और यही काम वेगनर के साथ हुआ। वेगनर को लगा उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो वेगनर साहब ने कहा क्यों न लगे हाथ और भी बातें बता दी जाएं जो और लोग नहीं बता पाए। तो फिर उन्होंने व्याख्या की कि हम इसके सहारे ये बता सकते हैं कि पर्वत कैसे निर्मित हुए। फिर उन्होंने कहा हम ये भी बता सकते हैं कि द्वीप कैसे निर्मित हुए, हम ये भी बता सकते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी कैसे निर्मित हुए। वेगनर साहब ने लालच किया और उन्होंने बताया तो, लेकिन सब गलत बताया, और वही बाद में उस कारण इनकी आलोचना का स्तर और भी क्या है, बढ़ गया। राइट, अब यहां पर एक हेडिंग लिख लो, पर्वत निर्माण। एक हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग, पर्वत निर्माण तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के थोड़ा उपविभाग हैं, आपके दिमाग में बना रहे। पर्वत निर्माण तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत,
ये उप प्रमेय है, ये समझ सकते हो। पर्वत निर्माण तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत द्वारा विश्व के प्रमुख वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या की। वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया। ये कर दो, उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया। उनके अनुसार, एक चीज रिपीट होगी, लिख लेना। उनके अनुसार जब उत्तर की ओर गति करता हुआ भारतीय प्रायद्वीपीय भाग यूरेशिया से टकराया, तब टेथिस सागर के अवसादों में वलन से हिमालय की उत्पत्ति हुई। वलन से हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार अफ्रीका की उत्तर की ओर गति के कारण, लगने वाले संपीड़न बल से यूरोप में आल्प्स तथा अफ्रीका में एटलस वलित पर्वत अस्तित्व में आए। अफ्रीका और यूरोप के मध्य उपस्थित भूमध्य सागर वास्तव में टेथिस सागर का अवशेष है। अब एक बात समझो, अफ्रीका ऐसे जा रहा है, ये वाली स्थिति, और ये इधर जाते हुए दबाव लगाता है
और उन्होंने कहा दबाव के कारण इसके इस किनारे और इस किनारे पर वलन हो गया और यहां पर पर्वत का निर्माण हुआ है और बीच वाला भाग अभी उतना ज्यादा दबाव महसूस नहीं किया है। समय के साथ जब ये मिल जाएगा तो यहां पर एक संयुक्त वलित पर्वत श्रेणी क्या है, आ जाएगी। तो इन्होंने इस तरह से व्याख्या की, जो बाद में कुछ विद्वानों ने भी की, कि अगर कोई क्षेत्र ये स्थल भाग और ये इधर से चले तो यहां अगर शुरू में दबाव पड़ेगा तो यहां वलित पर्वत आ जाएंगे और इस किनारे पे वलित पर्वत आ जाएंगे, क्योंकि इन किनारों पर पहले बल लगेगा, तो इसलिए यहां की मुलायम चट्टानें वलित हो सकती हैं। इसको आधार बनाते हुए इन्होंने यही बात कही कि जब अफ्रीका की उत्तर की ओर गति हुई है तो इस प्रक्रिया में इसने दबाव डाला है, यहां की मुलायम चट्टानें मुड़ गई और यहां की मुलायम चट्टानें मुड़ गई और इनके मुड़ने से यहां पर आल्प्स और यहां पर एटलस वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई। अब इधर की तरफ दो पर्वत और है, यहां पर एक है रॉकी और एक है यहां पर एंडीज। रॉकी और एंडीज, ऐसे कल्पना करो अगर कभी हम लोगों को कोई बांस की डंडी बचपन में मिल जाती थी तो उसको जबरदस्ती जमीन में करते हुए चले जाते थे, और कई बार अगर जो ऐसे ऐसे करते जाते थे और रास्ते में कहीं कहीं वो डंडी फंस जाए तो फंस जाने पर वो क्या होती थी, ऊपर की ओर उड़ जाती थी। कभी कभी साथ पेट वेट में भी लगी होकर, है ना, जाते हुए फंस गए उसमें। तो इसी प्रक्रिया में उन्होंने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पश्चिम की ओर चले तब सीमा की जो तली थी उसने इनके आगे बढ़ने में रुकावट पैदा की, आगे बढ़ने में बाधा पैदा की, और जब यह आगे बढ़ने नहीं दिया तो यहां की जो मुलायम चट्टानें थी वो क्या हैं, मुड़ गई और उनके ऊपर उठने से यहां पर रॉकी और यहां पर एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिकों ने कहा वेगनर साहब थोड़ा रुकिए, आपकी मूलभूत अवधारणा क्या है? बोले मूलभूत अवधारणा है कि सियाल सीमा पर उत्प्लावित है। तो बोले यहां रुक रहा है, बोले या तो वो सही है या तो ये सही है, नहीं तो जब मन करेगा रोक दोगे और जब मन करेगा चला दोगे, ये मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए इन पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को भी सही नहीं माना गया। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं, जैसे देखो कभी दूध वाला आता है या कुछ आता है, तो जब तक हम लोग उससे घिलुआ नहीं ले लेते, घिलुआ जानते हो, वो होता है कि 1 लीटर पूरा दूध देने के बावजूद तब तक वो इतना सा नहीं देगा, और उसको हम लोग ग्रामीण भाषा में घिलुआ कहा जाता है। पूरे 1 लीटर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं डाला। हम लिए खड़े रहेंगे भैया फाइनल करो, है नहीं? उसी तरह सारी सब्जी लेने के बाद झोला फैलाए रखते हैं जब तक धनिया न डाले 5 रुपए। तो यहां पर कुछ विद्वानों ने कहा कि हमको वेगनर साहब जब पर्वत निर्माण की व्याख्या कर रहे हैं वेगनर साहब, तो समझिए उनका यह उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य था केवल जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना, और उन्हें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दे दिया। अब वो घिलुआ के रूप में बता रहे हैं कि पर्वत कैसे निर्मित हुआ है, तो चुपचाप कहां नहीं समझ लेते हो? दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, जितने भी हो चलेंगे। तो कुछ विद्वानों ने यही कहा है कि चूंकि वेगनर साहब का उद्देश्य वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करना था, अगर वो ऐसा कर रहे हैं और यदि उसमें कोई त्रुटि है तो हमें उनके साथ थोड़ा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वेगनर साहब के पर्वत निर्माण की यह प्रक्रिया स्वीकार नहीं की गई है। लिखो उसमें एक बात और अभी, वेगनर के अनुसार जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, वेगनर के अनुसार जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पश्चिम की ओर गति हुई, तब सीमा ने
सियाल के प्रवाह में, सीमा ने सियाल के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न की। सीमा ने सियाल के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न की, जिससे मुलायम चट्टानों के वलित हो जाने से, मुलायम चट्टानों के वलित हो जाने से रॉकी तथा एंडीज पर्वतों का, रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। यह हो गया पर्वत निर्माण के संदर्भ में इनके विचार। थोड़ा सा और देखो, जितने कॉन्टिनेंट जानते हो उनको देखो और ये बताओ अधिकांश द्वीप कॉन्टिनेंट के किस भाग में हैं? जैसे ये कॉन्टिनेंट है, अधिकांश द्वीप कहां है? राइट, ये कौन सी डायरेक्शन है? जब तक डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, डायरेक्शन नहीं बताओगे। ये ईस्ट लग रहा है ना, ये भी इसके ईस्ट में ही है लगभग। ये कहां है? ईस्ट में ही है। ये कहां है? ईस्ट में ही है। ये सारे कहां हैं? ईस्ट में ही। उन्होंने कहा अगर हम ये देखें सारे द्वीप कहां हैं? ईस्ट में। तो बोले आई कैन एक्सप्लेन इट मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि जब सारे कॉन्टिनेंट पश्चिम की तरफ चले, इसका तेज और बाकी धीरे धीरे चले, बोले जब ज्वारीय बल के कारण महाद्वीप पश्चिम की ओर चले तो महाद्वीप का जो भाग इनके साथ नहीं चल पाया, जिनका वेग कम था, वो टूट के क्या है, अलग हो गया। इसलिए अधिकांश द्वीप हम देखें तो वो महाद्वीप के कहां हैं? पूर्व दिशा। लेकिन आज हमें पता है ये गलत है, क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू की जाती है। लेकिन प्रारंभिक विचार में इन्होंने कहा कि जब जब सभी भाग पश्चिम की ओर गतिशील हुए, तब जो भाग अपने मुख्य भाग के साथ गति नहीं कर पाए वो टूट के क्या हो गए? पृथक हो गए, जो द्वीप के रूप में पाए जाते हैं। राइट, इसमें लिखो द्वीप निर्माण। हाँ, हेडिंग अब ये समझ लेना, महाद्वीपीय विस्थापन के सहारे है। देखो द्वीप निर्माण, हेडिंग डाल लो, द्वीप निर्माण। वेगनर के अनुसार जब ज्वारीय बल के अधीन, वेगनर के अनुसार जब ज्वारीय बल के अधीन पैंजिया के विभिन्न भाग, जब ज्वारीय बल के अधीन पैंजिया के विभिन्न भाग पश्चिम की ओर गतिशील हुए, पश्चिम की ओर गतिशील हुए, तब उनके जो हिस्से मुख्य भाग के साथ गति नहीं कर पाए, उनके जो हिस्से मुख्य भाग के साथ गति नहीं कर पाए, वे टूटकर अलग हो गए, टूटकर अलग हो गए
तथा वर्तमान में द्वीपों के रूप में पाए जाते हैं। वर्तमान में द्वीपों के रूप में पाए जाते हैं। वर्तमान में द्वीपों के रूप में पाए, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिर इधर श्रीलंका, इधर मेडागास्कर, इधर कैरेबियन द्वीप समूह, इधर ग्रीनलैंड, ये सारे, ठीक है ना। पहला चिन्ह। इसी प्रकार पैंजिया के भागों की गति, पैंजिया के भागों की गति से उत्पन्न कंपन और घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा, और घर्षण से मुक्त कर दो, उत्पन्न नहीं होगी, और घर्षण से मुक्त ऊष्मा के सहारे भूकंप और ज्वालामुखी उद्गारों, भूकंप और ज्वालामुखी उद्गारों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया गया, की भी व्याख्या करने का प्रयास किया गया। तो ये एक्स्ट्रा चीज है इसमें, अगर कभी बाय द वे कुछ पूछ लिया जाए कि वेगनर साहब का इनके संदर्भ में क्या मत था, ये आपातकाल के लिए लिखाया है, लेकिन आपको ये बस एक हल्का आइडिया रखना है। मेन चीज आपको मुख्य सिद्धांत। अब हेडिंग लिखिए समर्थन में दिए गए साक्ष्य। हाँ प्लीज। बेटा आवाज नहीं आ रही। आर्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक की बात कर रहे हो आप? हुआ वो जब ये सब नीचे की ओर था तो अंटार्कटिक और नीचे था। वह भी क्या है, खिसक करके क्या आया उनके अनुसार, यह ऊपर की ओर आए। हमने बताया था बीच में, वो भी जब ये सब दक्षिण की ओर था तो अंटार्कटिक और नीचे था, यह भी खिसक के क्या है, उत्तर की ओर आया। ठीक है ना। तो इसमें भी गति थी, याद रखिएगा। ठीक है। हेडिंग लिखो समर्थन में दिए गए साक्ष्य। पहले हम समझेंगे कौन कौन से साक्ष्य हैं, फिर आप लिखिएगा। अब अगर हम समर्थन में दिए गए साक्ष्य देखें तो सबसे पहला इनका जो साक्ष्य था वो तट रेखा की साम्यता, जिसे कहा गया जिक्सा पजल या जिक्सा फिट कहो, जिक्सा फिट। इस चूंकि ये जर्मन लैंग्वेज थी तो जर्मन में कहा जाता है जुक्स्ट्रा फिट। बाद में जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो उसमें यह जिक्सा फिट, तट रेखा की साम्यता। तट रेखा की साम्यता का मतलब है कि अगर हम यहां पर विभिन्न भागों को देखें तो उनको उनकी तट रेखाओं के सहारे जोड़ा जा सकता है, जो हम लोग प्रारंभ से ही कह रहे हैं कि अगर हम यहां पर देखें तो इसको इसके साथ जोड़ा जा सकता है। और उन्होंने ये कहा यहां के जो अपलेशियन पर्वत हैं, जो अपलेशियन पर्वत हैं उनको हम यहां के स्कैंडिनेवियन, यहां पर यूरोप में पर्वत है स्कैंडिनेवियन,
उन पर्वतों को इनके साथ भी क्या है, जोड़ा जा सकता है। लगता है जैसे ये टूटे हुए एक दूसरे के भाग हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम आमने सामने की तट रेखाओं को देखें हर जगह, तो उन तट रेखाओं में समानता मिलती है और लगता है ये टूटे हुए भाग हैं और इन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। यद्यप कुछ विद्वानों ने यहां की माप ली। जैसे जब कल्पना करो जैसे कोलंबस गया, वास्को डिगामा गए, राइट, तो पहले जितने भी नाविक गए थे ना, वो जब जब जाते थे तब तक वो वहां के मानचित्र क्या करते थे, बना करके लाते थे, तटरेखा के आकार आदि का अध्ययन करके लाते थे। आपको शायद जानकर हैरानी हो या आप जानते हो, सिकंदर ने जब भारत पे हमला किया तो वो अपने साथ बड़ी मात्रा में कार्टोग्राफर लेके आया था, जो कि यहाँ के सभी रास्तों आदि की उसने मैपिंग बनाई थी। बाद के कालों में जब नेपोलियन गया हर जगह, तो उसने भी अपने साथ वहां पर ज्योग्राफर, कार्टोग्राफर लेके गया और उन लोगों ने उस क्षेत्र के नक्शे बनाए। तो जितने भी नक्शे मौजूद थे, मानचित्र मौजूद थे, उन मानचित्रों की जो तटरेखा थी उनको जोड़ के अंदाजा लगाया। तो विद्वानों ने कहा कि नहीं, तटरेखा तो जुड़ नहीं रही है, उनके बीच क्या है, दूरी रह जा रही है। तो वेगनर साहब ने कहा अगर आप ऐसे समझिए, अगर एक लड्डू लीजिए, लड्डू को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ हिस्सा तो नीचे गिर जाएगा, फिर लड्डू जोड़ो तो थोड़ी जगह बचे, तो कहो लड्डू वो वाला नहीं है, दूसरा वाला है। तो वेगनर साहब ने कहा कि ये जब टूट के गए हैं इधर उधर, तो कुछ भाग अपर्दित हो गया है। अब वो अपर्दित भाग कहां से जुड़ जाएगा, राइट? तो तट रेखाओं में अपर्दन हुआ, इसलिए बिल्कुल नहीं जुड़ रहा है, राइट? तो इनका ये सिद्धांत माना गया। बाद में 1964 के आसपास, बहुत बाद में, जब वेगनर साहब की डेथ हो गई 1930 में, उसके 34 साल बाद आगे आके 1964 में फिर बुलार्ड महोदय ने सुपर कंप्यूटर की सहायता से सबका ये मैपिंग लिया और उनको जोड़ा। तो उन्होंने कहा ऊपर तो नहीं जुड़ते हैं क्योंकि अपर्दन हो गया है, नीचे 1000 फैदम की गहराई पर, 1000 फैदम, 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, 1000 फैदम की गहराई पर सभी कॉन्टिनेंट आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जो ये बताता है ये कभी आपस में क्या थे, एक बने हुए थे। तो तट रेखा की समानता के आधार पर इन्होंने कहा आमने सामने के द्वीपों, आमने सामने महाद्वीपों को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, और उसी को कहा इन्होंने क्या, साम्यता का सिद्धांत या तट रेखा की साम्यता। तो पहला क्या हुआ, तट रेखा की साम्यता। दूसरा यहां पर आएगा चट्टानों की आयु व संरचना में समानता, भूगर्भिक समानता कह सकते हो। दूसरा है चट्टानों की आयु और संरचना में समानता। मतलब जो आमने सामने की चट्टानें हैं, जहां जो तट रेखा है उसमें जो आमने सामने की चट्टानें हैं, उनके खनिज, उनके निर्माण की आयु, एज, ये सब क्या है, सेम है। और इतनी आश्चर्यजनक समानता तभी संभव है जब ये आपस में क्या हो, जुड़ी हो और ये टूट के बाहर गई हो। तो यहां पर हो गया चट्टानों की आयु और संरचना में समानता। फिर नेक्स्ट है पूरा जलवायुविक साक्ष्य। पूरा जलवायुविक साक्ष्य, इसको कहते हैं पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस। पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस, पूरा जलवायुविक साक्ष्य, मतलब विभिन्न स्थानों पर अतीत में जो जलवायु थी उनकी समानता देखी गई। अतीत में जो जलवायु थी, पूरा जलवायुविक, पैलियो क्लाइमेटिक, पूरा जलवायुविक, इसके लिए आधार बनाया गया। यहां पर कहा गया कि अगर हम अफ्रीका, साउथ अमेरिका, भारत के प्रायद्वीपीय भाग, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में देखें, यहां पर अगर हमें देखें तो हमें
यहाँ पर हिमनद द्वारा निर्मित टिलाइट चट्टानें मिलती हैं, जो ये बताती हैं कि अतीत में इन सभी क्षेत्रों में हिमनदों का प्रभाव था, अर्थात ये शीत जलवायु में थे जहां पर पूरे में बर्फ छाई हुई थी और चट्टानें वो सेम है बिल्कुल। और यह तभी पॉसिबल है, क्योंकि आज ये जहां है वहां संभव नहीं है, यह तभी पॉसिबल है जब ये आपस में क्या हो, जुड़े रहे हों। इस चूंकि अतीत की जलवायु के आधार पर इनमें समानता पाई जाती है, अगर इनको हम जोड़ दें तो यह समानता बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसलिए इस प्रकार के साक्ष्य को कहा गया पूरा जलवायुविक साक्ष्य। फिर इसके बाद हुआ नेक्स्ट है पूरा जीवाश्मीय साक्ष्य। पूरा जीवाश्मीय साक्ष्य पुराने जीवाश्मों के आधार पर पैलियोंटोलॉजिकल पूरा जीवाश्मीय साक्ष्य मतलब विभिन्न महाद्वीपों पर जो पुराने जीवों के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म, जीव प्लस अस्म, जो पत्थर के बीच दबे हुए जीवों के जो अस्थिपंजर मिलते हैं, उनको जीवाश्म कहा जाता है। वो पौधे भी हो सकते हैं, वो जंतु भी हो सकते हैं। पूरा जीवाश्मीय साक्ष्य, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर हम यहां पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, भारत, वही प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको अगर हम लें तो हम यहां देखते हैं कि यहां पर जो एक जैसे जीवाश्म मिले हैं, जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका में एक सरीसृप रेप्टाइल रहा है, उसके साक्ष्य मिले हैं जिसे साइनोनैथस कहा जाता है, इसी प्रकार अगर हम यहां देखें अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका में, यहां एक और सरीसृप मिला है जिसे लिस्ट्रोसॉरस कहा जाता है। यहां पर एक और बड़ा है, अगर हम एक फर्न देखते हैं ग्लोसोप्टेरिस, उसके समान अवशेष यहां पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होते हैं। समान आइडेंटिकल अवशेष ये बताते हैं कि ये सब कभी आपस में क्या थे, जुड़े थे। तो जीवों के अवशेष के आधार पर भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि ये सभी कॉन्टिनेंट कभी आपस में जुड़े हुए थे। फिर इसके बाद एक और आता है प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट। मान लो अगर यह कोई नदी है और नदी ये जा रही है, अब ये जिन पर्वतों या जिन क्षेत्रों से गुजरेगी वहां वो चट्टानों को तोड़ेगी, चट्टानों का अपरदन करेगी और उनके खनिजों को अपने साथ बहा कर ले जाएगी। खनिज दो तरीके के होंगे, एक जो जल में घुल जाएंगे और दूसरे जो अघुलनशील होंगे। तो अघुलनशील खनिजों में हो सकता है जैसे सोना हो, चांदी हो, इस तरह के हो। तो जब नदी जल अपरदन की क्रिया करता है और अपने साथ अघुलनशील खनिजों को ले जाता है और इन अघुलनशील खनिजों को नदी की तली में छोड़ दिया जाता है और यहाँ नदी की तली में ये एकत्रित होते हैं,
तो ऐसे अघुलनशील खनिजों के जमावों को प्लेसर निक्षेप कहा जाता है, राइट। जैसे स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी में क्या मिलता है? सोना। कई ऐसी नदियां जिसमें मिलता है, तो देखोगे वहां के आदिवासी लोग चलनी लेकर बालू को चालते रहते हैं, राइट। कभी जाके देखना तो मिले। और कभी कभी छोटे छोटे कण, छोटे छोटे यहाँ पर गोल्ड की चीजें उनको क्या है, मिल जाती हैं, क्योंकि ये जिन चट्टानों से आ रही हैं उनमें ये अघुलनशील है, पानी लेके जाता है, आगे नहीं ले जा पाता है, तो नदी की तली पे ये खनिज क्या होते हैं, छूट जाते हैं, उनका जमाव पाया जाता है और इन्हीं जमावों को प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल इन्हें कहां मिला? इसका एग्जाम्पल इन्हें इसी क्षेत्र में मिला। यह ब्राजील है और ये यहां पर अफ्रीका का घाना है, अफ्रीका का घाना है। घाना को आज भी गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, घाना को आज भी गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। यहां की नदियों में सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं, सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं, लेकिन उन निक्षेप की जो चट्टानें हैं वो ब्राजील में मिलती हैं। अर्थात ये निक्षेप तब आए होंगे जब ये आपस में क्या थे, जुड़े थे, नदियों ने इनका अपर्दन किया और वहां पर बड़ी मात्रा में इनका जमाव किया है। तो यह प्लेसर निक्षेप के जो साक्ष्य मिले हैं वह भी इनके जुड़े होने की, कहा जाए अतीत में जुड़े होने की गवाही देता है। इसके अलावा एक और हो सकता है जैविक साक्ष्य या जीव जंतुओं के व्यवहार का साक्ष्य। यहां पर एक जैविक साक्ष्य और हो सकता है। वो साक्ष्य ये है कि यहां पर स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में जीव मिलते हैं, लेमिंग, लेमिंग नामक जीव मिलते हैं इधर नॉर्वे स्वीडन वाले क्षेत्रों में। जब इधर इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है तो ये पश्चिम की ओर भाग के अटलांटिक महासागर में कूद के जान दे देते हैं, तैरना नहीं जानते, मर जाते। तो वैज्ञानिकों ने सोचा ऐसा कौन सा कारण है जो इन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करता हो। तो वैज्ञानिकों ने यही कहा है, वेगनर साहब ने उस वक्त यही कहा कि ये आपस में जुड़े हुए थे, तब इनको आदत थी हमेशा किधर जाने की, इस तरफ। अब की बार ये जा रहे हैं तो ये खिसक चुका है, इसलिए ये नीचे गिरते जाते हैं और अभी पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ केन्या वगैरह इन सब क्षेत्रों में